हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 8 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है फ्रूट्स ऑफ इंसाइटमेंट। यदि आज के एडिटोरियल को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी संसद पर हमले के बाद देश में द्विदलीय सहमति निर्माण का कार्य उतना ही कठिन होगा। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यादि से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। यदि राष्ट्रों का इतिहास विडंबनाओं से भरा हुआ है तो भी अमेरिका के ताजा घटनाक्रम से अधिक विडंबनापूर्ण उदाहरण कहीं और नजर नहीं आएगा, जहां विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र को निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में नारा लगाती एक अराजक भीड़ द्वारा तख्ता पलट जैसे किसी कुत्सित प्रयास के तहत बंधक बना लिया गया था। देखिए, यदि हम बात करें तो हाल ही में अमेरिका में हुए ताजा घटनाक्रम में बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में नारा लगाती हुई एक भीड़ ने तख्ता पलट जैसी एक सिचुएशन क्रिएट कर दी और प्रयास किया कि विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र को बंधक बना लिया जाए। 6 जनवरी को सैकड़ों की भीड़ कैपिटल बिल्डिंग में घुस आई, जिसे पुलिस रोकने में नाकामयाब रही और कांग्रेस के सदस्य जो 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को प्रमाणित करने के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हें बेंचों के पीछे छुपना पड़ा या उन्हें कठिनाई से बाहर निकाला गया। ये भीड़ एकाएक कैपिटल बिल्डिंग में घुस आई। देखिए, कैपिटल बिल्डिंग की बात करते हैं तो कैपिटल बिल्डिंग, उसको हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ये मीटिंग प्लेस है यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस की और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी लेजिस्लेटिव ब्रांच भी है। क्योंकि ये कैपिटल हिल पर लोकेटेड है, इसलिए इसका नाम कैपिटल बिल्डिंग पड़ा है। अब कैपिटल बिल्डिंग में ये भीड़ एकाएक घुस आई और पुलिस भी इस भीड़ को पूरे तरीके से रोकने में नाकामयाब रही। उसी समय कैपिटल बिल्डिंग में वो सभी सदस्य उपस्थित थे जो 2020 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, उन नतीजों को प्रमाणित करने के लिए आए हुए थे। ऐसी सिचुएशन को देख करके इन सभी सदस्यों को बेंचों के पीछे छुपना पड़ा या फिर इनकी जान को बचाते हुए बहुत मुश्किल से इन सभी सदस्यों को बाहर निकाला जा सका। यद्यपि अंततः भीड़ को वहां से हटाने में सफलता मिली। सांसदों की बैठक पुनः आयोजित हुई, जिसमें औपचारिक रूप से जो बाइडेन को विजेता घोषित कर दिया गया। श्री ट्रंप ने अंततः नियमानुकूल सत्ता परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता जताई और प्रमुख सोशल मीडिया मंचों ने चुनावी धांधली के संबंध में आधारहीन आरोपों के साथ लगातार विवादास्पद पोस्टों से हिंसा भड़काने को अपने मंचों की नागरिक अखंडता नीतियों का उल्लंघन बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप के सभी अकाउंट्स को प्रतिबंधित कर दिया। देखिए, फाइनली हुआ ये कि पुलिस जो है वो भीड़ को कैपिटल बिल्डिंग से हटाने में, निकालने में पूरी तरीके से सफल हुई और इसके बाद सभी सदस्य जो थे वो दोबारा एक बार मिले और वहां पर औपचारिक रूप से जो बाइडेन को अमेरिकी चुनाव 2020 में जो हुए थे उसका विजेता घोषित कर दिया गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वो प्रतिबद्ध हैं कि वो एक अच्छे तरीके से और नियमों का पालन करते हुए सत्ता परिवर्तन जो है वो जो बाइडेन के हाथों में करेंगे। हालांकि ऐसा देखा गया कि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आए हैं तब से लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वे अलग अलग तरह के आधारहीन आरोप लगा रहे थे, जिसमें सबसे प्रमुख आरोप यह था कि अमेरिकी चुनावों में धांधली हुई है। इन विवादास्पद पोस्टों को से लगातार लोगों को भड़काने का कार्य किया गया है और इसी को ही ध्यान में रखते हुए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने नागरिक अखंडता नीतियों का हवाला देते हुए श्री डोनाल्ड ट्रंप के सभी अकाउंट्स को प्रतिबंधित कर दिया।
भीड़ में अचानक उबले आक्रोश, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे सोशल मीडिया के माध्यम से बेहद व्यवस्थित ढंग से योजनाबद्ध किया गया था, का कारण जॉर्जिया में 5 जनवरी को संपन्न हुए रन ऑफ इलेक्शन में 2 डेमोक्रेट उम्मीदवारों राफेल वॉर्नॉक और जॉन ओसॉफ की आश्चर्यजनक जीत थी। देखिए, जब कारण की बात पूछी गई कि भाई कारण था क्या, तो ऐसा ये बताया जा रहा है कि जो भीड़ में जो एकदम से आक्रोश आया है वो एकाएक नहीं आया है, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से एक लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर ये आक्रोश उत्पन्न किया जा रहा था। इस आक्रोश का गुबार फाइनली जॉर्जिया में जो 5 जनवरी को जो रन ऑफ इलेक्शन संपन्न हुए, उसके परिणाम जब 2 डेमोक्रेट उम्मीदवारों के फेवर में आए, जिनके नाम थे राफेल वॉर्नॉक और जॉन ओसेफ, जब उनकी जीत हुई तो एकाएक लोगों के सब्र का बांध टूट गया। और यहां पे सब्र का बांध कहना गलत होगा, यहां पर यह कहा गया कि ये सभी चुनाव परिणाम जो हैं ये धांधली इनमें हुई है और ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन था वो एक तरीके से फिक्स्ड इलेक्शन था। इसी को ही देखते हुए भीड़ जो है वो काबू अपना खो गई और उसने कैपिटल बिल्डिंग को बंधक बनाने का पूरा प्रयास किया। यहां पर एक टर्म आया है रन ऑफ इलेक्शन। देखिए, रन ऑफ इलेक्शन एक तरीके का दूसरा इलेक्शन होता है एक कैंडिडेट को, मतलब एक जीतने वाले कैंडिडेट को डिटरमाइन करने के लिए। ऐसा कब होता है? जब कोई भी कैंडिडेट पहले इलेक्शन में जो रिक्वायर्ड मात्रा में सीटें, रिक्वायर्ड मात्रा में जो वोट हैं वो प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस हालात में हम लोग देखते हैं कि रन ऑफ इलेक्शन करवाए जाते हैं। रन ऑफ इलेक्शन अगर हम लोग बात करें तो जॉर्जिया, लुसियाना, यहां पर हम लोगों ने देखा। तो जॉर्जिया के रेस्पेक्ट में मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं। चूंकि 3 नवंबर को संपन्न हुए आम चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को 50% लोकप्रिय मत प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए इस पुनर्चुनाव या रन ऑफ इलेक्शन की आवश्यकता पड़ी थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 नवंबर को जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, उससे किसी भी प्रत्याशी को, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो किसी भी प्रत्याशी को 50% लोकप्रिय मत प्राप्त नहीं हो पाए थे इन एरियाज में, इसीलिए यह रन ऑफ इलेक्शन करवाने की जरूरत पड़ी। इन दोनों प्रत्याशियों की जीत से डेमोक्रेट को सीनेट में 50 सीटें प्राप्त हो गई हैं, जो कांग्रेस के ऊपरी सदन के नियंत्रण में उन्हें सक्षम करेगी, क्योंकि टाई या बराबर मतों की स्थिति में नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपना निर्णायक मत दे सकती है। अब सिचुएशन ये हो गई है कि इन दोनों उम्मीदवारों की जीत के बाद डेमोक्रेट को सेनेट में 50 सीटें जो है वो प्राप्त हो गई हैं। अब यदि बराबरी की बात होती है या टाई की सिचुएशन आती है, तो उस केस में जो उप राष्ट्रपति होंगी कमला हैरिस, वो अपना निर्णायक मत जो है वो दे सकती हैं, और ये एकदम फैक्ट बात है कि वो अपना मत जो है वो डेमोक्रेट्स के फेवर में देंगे। वर्तमान परिदृश्य, निश्चय ही 46वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी के औपचारिक पद ग्रहण के बाद जो बाइडेन को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा। 6 जनवरी को भीड़ द्वारा किए गए हमले की भयावहता और 2020 के चुनाव के बाद से ही ऑनलाइन और ऑफलाइन परिवेश में विद्वेषपूर्ण कटु संवाद इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक अमेरिका बहुत गहरे ढंग से ध्रुवीकरण का शिकार हो चुका है, जो जमीनी वास्तविकताओं के स्तर पर क्रोध और असंतोष से उबल रहा है। देखिए, भले ही जो बाइडेन को 46वां राष्ट्रपति मान लिया गया है, उन्हें प्रमाणित कर दिया गया है, साथ ही साथ 20 जनवरी को वह शपथ ग्रहण भी अपनी करेंगे, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। उनमें से जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यह है कि इन चुनावों के दौरान, राष्ट्रपति चुनावों के दौरान, जो ऑनलाइन ऑफलाइन परिवेश में जो अलग अलग तरीके की जो हेट स्पीचेस, जो कटु संवाद एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की पार्टियों के प्रति कहे गए हैं, उससे ये बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि अमेरिका में बहुत ही गहरे तरीके से ध्रुवीकरण हो चुका है। लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हेटफुल हो गए हैं एक दूसरे के प्रति। और यहां पर अगर हम लोग देखें, जमीनी स्तर की अगर बात करें, तो लोगों के बीच में बहुत गहरा क्रोध और असंतोष व्याप्त है। तो जो बाइडेन के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है, सबसे बड़ी चुनौती, वो ये है कि वह किस तरीके से पूरे देश को एक साथ एकजुट करके दोबारा से मेक अमेरिका ग्रेट, उस आइडिया को, हालांकि ये आइडिया देने वाले डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन
अमेरिका को दोबारा एक बार उसी शिखर पर लेकर के जाना जिसके लिए अमेरिका हमेशा से जाना जाता है, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। लोकतंत्र की आत्मा पर इस अभूतपूर्व आक्रमण, जैसा कि श्री बाइडेन ने कहा, का माहौल 4 वर्ष से बनाया जा रहा था। चुनाव अभियान की पूरी अवधि में नजर आए असंतोष के इस सुनामी के केंद्र में कुंठा या हताशा की वह भावना है जिसने श्वेत मध्यम वर्ग और ब्लू कॉलर श्रमिकों सहित मध्य अमेरिका को जकड़ रखा है। जो बाइडेन ने इस हमले को लोकतंत्र की आत्मा पर एक अभूतपूर्व आक्रमण नाम से कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ऐसा माहौल जो है ये एकाएक नहीं बना, इसको पिछले 4 सालों से बनाया जा रहा था। लोगों को पोलराइज करने का पूरा प्रयास शुरुआत से ही शुरू हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली थी। और इस असंतोष में जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है वो जो मध्यम वर्गीय श्वेत नागरिक हैं और साथ ही साथ जो श्रमिक हैं, उनको सबसे ज्यादा इस पूरे के पूरे इशू में समस्या हुई है। और आप कह सकते हैं कि ये जो मध्यम वर्ग हैं और ये जो ब्लू कॉलर श्रमिक हैं, इनको इन्हीं के अंदर ये सबसे ज्यादा हताशा भर गई है कि अब हमारे लिए कुछ बेहतर नहीं हो सकता। यह हताशा अमेरिकी अर्थव्यवस्था और समाज के अपरिहार्य परिवर्तनों को लेकर के है। यदि हम लोग बात करें कि ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि भाई वैश्विक स्तर पर मंदी जो है वो गहराती जा रही है। साथ ही साथ कोरोना काल में भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को अपने रोजगारों से हाथ गंवाना पड़ा। अब जब ये सिचुएशन आई है तो जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं वही लोग जो हैं वो अपना आक्रोश प्रस्तुत करेंगे। उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि भाई सरकार किसकी है, उन्हें मतलब सिर्फ एक चीज से है कि भाई हमारी रोजगार, हमारी जो अर्थव्यवस्था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, क्योंकि देखिए जब अर्थव्यवस्था गिर रही है तो उसका सीधा सीधा असर वहां की आबादी, वहां की जनसंख्या पर पड़ेगा। एक विश्लेषण यह भी है कि अव्रजन या फिर इमिग्रेशन और वैश्वीकरण की ताकतों ने नस्लीय पूर्वाग्रह और आर्थिक पूर्व सुरक्षा के इस विस्फोटक संयोजन में आग लगा दी है। 2 कारण ये भी बताए जा रहे हैं कि सबसे पहला इमिग्रेशन, और साथ ही साथ या इतने लोगों को जो एकाएक जो लोगों का आना हो रहा है, और साथ ही साथ वैश्वीकरण के कारण अमेरिका की सरकारें खुद अमेरिका और अमेरिका के लोगों को ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से अमेरिका के लोगों के बीच में एक रोष है। आगे का रास्ता वास्तव में श्री ट्रंप ने प्रकट वाकपटुता ने संकीर्ण राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए सामाजिक आर्थिक व्यवधान के विलगाव की व्याप्त भावना का दोहन किया। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो सही में इसमें सबसे ज्यादा जो दोषी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। यदि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार करते, यह स्वीकार करते कि उनकी लाई गई पॉलिसीज जो थी वे अमेरिका के लोगों ने एक सिरे से नकार दी हैं, तो शायद इतनी समस्या नहीं होती। यहां पर श्री डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों के इमोशंस का फायदा उठाते हुए लोगों के अंदर ये आक्रोश धीरे धीरे परोसा है, जिसका परिणाम हमको कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हमले के तौर पर देखने को मिला। श्री बाइडेन के समक्ष यह चुनौती होगी और यही अवसर होगा कि एक अधिक संतुलित रास्ते पर आगे बढ़ें, जहां एक और द्विदलीय सहमति की नैतिकता की भूमिका को पुनर्जीवित करें। देखिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि अमेरिका हमेशा से जो द्विदलीय प्रणाली चलती आ रही है उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल रहा है। अब ऐसी इवेंट के बाद, ऐसी घटना के बाद कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास इस द्विदलीय प्रणाली से उठेगा। तो जो बाइडेन के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि वापस से जो द्विदलीय सहमति की नैतिकता की भावना है उसको पुनर्जीवित करें, और साथ ही साथ व्यापक अव्रजन सुधार, मतलब इमिग्रेशन को लेकर के भी अब बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म्स आए अमेरिका में। दूसरी ओर बेकाबू मुक्त बाजार उदारीकरण के दोषों को दूर करें और एक पोस्ट कोविड आर्थिक दृष्टिकोण का निर्माण करें जो वास्तव में अमेरिकी स्वप्न को पूरा करे। जो बाइडेन के समक्ष यह भी चुनौती होगी कि एक तरीके से जो इस समय बेकाबू हो चुका है आपका, जो लिबरलाइजेशन की वजह से, उदारीकरण की वजह से जो मुक्त बाजार में कई सारी दोष आ गई हैं, उन सभी दोषों को देखिए। मुक्त बाजार के यदि संदर्भ में हम लोग बात करें तो जो सिचुएशन है मुक्त बाजारों की, उनको लेकर के कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको लगातार लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते आए हैं। मुख्यतः
अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे बड़ी कमी होती है एक फ्री मार्केट की। कई सदस्य सोसाइटी के उनको काम करने योग्य नहीं समझा जाता, जैसे कि बुजुर्ग और बच्चे, और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस तरीके की स्किल्स मार्केट को बढ़ाने के लिए जरूरी हैं, उस तरीके की स्किल्स इन लोगों के पास नहीं है। तो ऐसे में होता क्या है कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ती है। इस चीज को लेकर के अमेरिका में जरूरी है कि प्रावधान आए और हर किसी को उसकी रिक्वायर्ड स्किल के हिसाब से नौकरी मिले। साथ ही साथ कोविड ने जिस तरीके से अमेरिका को पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को काफी चोट पहुंचाई है, सबसे बड़ी चुनौती जो बाइडेन के सामने यही होगी कि वे ऐसी नीतियों को लाएं जिससे कि दोबारा से एक ऐसे अमेरिका का निर्माण हो सके जिसके बारे में और जिसके लिए अमेरिका सदैव जाना जाता रहा है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो आपका प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है: जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा तो किन बड़े चुनौतियों का सामना जो बाइडेन को करना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।